सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 8। इस कविता का शीर्षक है शाम एक किसान और इसके कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम कविता का सार समझ लेते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है एवं आकाश उसके सिर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे जो नदियां बह रही हैं वे घुटनों पर रखी चादर सी हैं। पलास के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान है तथा पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भीड़ों जैसा दिखाई दे रहा है। पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। सहसा मोर बोल उठता है और उसके साथ ही यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और चारों ओर रात का घना अंधेरा फैल जाता है। तो बच्चों, ये तो था कविता का सार। अब हम चलते हैं कविता की तरफ। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। बच्चों, सबसे पहले हम इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। साफा, इसका अर्थ होता है पगड़ी। चिलम, हुक्के पर रखे जाने वाला नलीदार बर्तन। तंबाकू पीने का मिट्टी या धातु का उपकरण भी हम इसे कह सकते हैं। दहक रही है, इसका अर्थ है जल रही है। पलाश, एक प्रकार का पेड़ और उसके फूल। अंगीठी, आग जलाने का पात्र या चूल्हा। गल्ले सा, इसका अर्थ है झुंड। सबसे पहले कविता की इन पंक्तियों का हम प्रसंग जान लेते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित शाम एक किसान से उद्धृत की गई हैं। इसके रचयिता हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इन पंक्तियों में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। ये तो हुआ बच्चों प्रसंग। अब हम चलते हैं कविता की पंक्तियों की व्याख्या की तरफ। प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनोरम है।
इसमें पहाड़ बैठे हुए एक किसान के रूप में दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी उसके घुटनों पर रखी चादर सी दिख रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान है। पूर्व क्षितिज पर फैलता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा दिख रहा है। पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की तरह दिख रहा है। यह पूरा दृश्य बच्चों बड़ा ही शांत है। इन पंक्तियों में पहाड़ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब हम चलते हैं कविता की अंतिम पंक्तियों की तरफ। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा सा छा गया। इसमें कठिन शब्द को देखते हैं। औंधी का अर्थ होता है उलट जाना या उलट गई। प्रसंग हम पूर्वत पंक्तियों में जो प्रसंग हमने पढ़ा था वही आपका प्रसंग रहेगा। इसकी हम व्याख्या जान लेते हैं। शांत वातावरण में सहसा मोर के बोलते ही दृश्य घटना में परिवर्तित हो जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, चारों तरफ धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का घना अंधकार चारों ओर फैल जाता है, अर्थात रात हो जाती है। इन पंक्तियों में प्राकृतिक दृश्य को घटना में परिवर्तित होते दिखाया गया है। तो बच्चों, ये तो था कविता का अर्थ। अब इस कविता में हमने क्या क्या जाना, इसको हम एक बार और जान लेते हैं। तो इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में देखा। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है और इन एक रूपताओं को हम क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह दूसरी एक रूपता सूरज और चिलम में दिखाई गई है, मानो सूरज चिलम पर सुलगती आग हो। तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो या चादर के समान लग रही हो। चौथी एक रूपता पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूलों और जलती अंगीठी में दिखाई गई है, मानो पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी हो। पांचवी और अंतिम एक रूपता घना होता अंधकार और झुंड में बैठी भेड़ों में दिखाई गई है, मानो घना होता अंधकार
झुंड में बैठी भेड़ें हों। तो बच्चों, ये था आपकी कविता का भावार्थ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें और नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।